नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है दीर्घ उपयोगी कृषि की संकल्पना। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जिसमें हमने कृमि खाद, जिसको हम कृमि खाद कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जैविक अपशिष्टों के द्वारा जो जैविक खाद है वो तैयार की जाती है, जिसको अपन कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है केचुए की। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एकीकृत पीड़क प्रबंधन की। पीड़क प्रबंधन का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई भी फसल लगाई जाती है तो हो सकता है कोई भी जो जीव है, कोई भी कीड़े हैं, कीट है, वो उस फसल को नष्ट कर दे। क्योंकि होता है ना कि कई बार अपन कहते हैं ना फसलों में कीड़ा लग गया, तो इन कीड़ों से, इन कीटों से, इन पीड़कों से बचाने के लिए किस किस प्रकार की जो प्रणाली है वो तैयार की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम हम इसमें रसायनों का यानी कि पीड़कनाशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि छिड़काव किया जाता है रसायनों का। अब इन रसायनों का छिड़काव तो कर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए है आपके डीडीटी, इससे पेड़ तो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन ये रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऐसी प्राकृतिक विधियों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से इन फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, पीड़कों के नियंत्रण का सबसे संपोषित तरीका एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया एकीकृत पीड़क प्रबंधन के रूप में डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम के अंदर क्या होता है? देखिए, इस विधि में प्रत्येक फसल की किस्म व उस पर वार करने वाले पीड़कों को पारितंत्र के अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। अब देखिए, कोई भी जो फसल है जो तैयार की गई है उस पे हो सकता है कोई ना कोई कीट लग जाए, कोई ना कोई ऐसा पीड़क लग जाए, तो वो भी एक परितंत्र का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो भी तो खाद्य श्रृंखला का एक पोषी स्तर पर रहने वाले जीव है। इसके पश्चात किसान एक ऐसे नियंत्रण प्रणाली को विकसित करते हैं जिसमें सही समय और सही अनुक्रम में जोताई, जैविक व रासायनिक विधियों का प्रयोग होता है। अब कैसे इन कीटों के आक्रमण को, इन पीड़कों के आक्रमण को किसी फसल पर कम किया जा सकता है? देखिए, जैविक नियंत्रण की विधि में निम्नलिखित सम्मिलित है। प्राकृतिक परभक्षी, परजीवी एवं रोग जनको इत्यादि का प्रयोग करते हैं। परभक्षी का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे परजीवियों या परभक्षियों का प्रयोग करें जो कि उन कीटों को मार के खा जाए, तो जिससे अपनी फसल बच सकती है। जैसे देखिए, रेड स्पाइडर माइट नामक एक पीड़क खीरे के पौधे पर वास करता है। इसका नियंत्रण एक ऐसे परभक्षी जीव के माध्यम से किया जा सकता है जो कि इसको मार खाए, है ना, तो अपने जो खीरे का पौधा है वो बच सकता है, जो रेड स्पाइडर माइट को खाता है। कैलिफोर्निया में संतरों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले स्केल कीटों का नियंत्रण ऑस्ट्रेलियाई लेडी बर्ड द्वारा किया जाता है, जो उन कीटों का भक्षण करती है। तो कुछ ऐसे परभक्षी जीवों का उपयोग करना चाहिए जिससे ये जो पीड़क है वो आपके नष्ट हो जाए। क्लियर? आगे देखिए, कसावा पौधे को नष्ट करने वाले मीली बग पीड़क का नियंत्रण उसके दुश्मन पैरासिटॉइड वास्प के माध्यम से किया जाता है। क्लियर? आगे देखिए, कीटों के सामान्य जीवन चक्र पर अवरोध पैदा करने के लिए उन हार्मोनों का प्रयोग किया जाता है जो उन्हें और अधिक परिपक्व होने एवं प्रजनन करने एवं अधिक उत्पन्न होने से रोकते हैं। अगर ऐसे हार्मोनों का उपयोग किया जाए कि वो कीटों की जो आयु है उसको बढ़ने नहीं दे, उसके जीवन चक्र को आगे बढ़ने ही नहीं दे, तो वो जब मैच्योर ही नहीं होगा, परिपक्व ही नहीं होगा, तो वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी, और इसकी वृद्धि अवरुद्ध होने से हमारी जो फसल है वो बच जाएगी। क्लियर? आगे देखिए, जोताई की विधियां। अब इसमें कैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है? देखो, फसलों के चक्रीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, साथ के साथ पॉलीकल्चर यानी कि जहां पर बहुकृषि प्रणाली अथवा सम्मिलित फसलीकरण जैसी विविध जोताई की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी फसल एक साथ उगा दी,
अलग अलग आयु के जो पौधे हैं वो एक साथ उगा दिए। तो ये कुछ जोताई की विधियां हैं जो इन पीड़कों को रोकने के लिए हम काम में ले सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, एक आखिरी विकल्प के रूप में कुछ कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः पौधे से ही निकाले गए होते हैं। उदाहरण है आपके पायरेथ्रम और रोटेनॉन नीम उत्पाद। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, कि प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ ऐसे पौधों का निर्माण हो सकता है जिनमें पहले से ही ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि ये अगर जैसे ही कीड़ा इन पौधों के ऊपर बैठेगा और इनको खाएगा, इन फसलों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, वो खुद ही कीड़ा जो है मर जाएगा। तो यानी कि ऐसे पौधे तैयार करें कि जिसके अंदर पहले से ही खुद के सुरक्षित रखने के लिए दवाई हो, है ना, जो पीड़कों एवं बीमारियों दोनों का ही जमकर मुकाबला कर सके। जैसे होता है आपका बीटी कॉटन, ये तैयार किया गया है बीटी कॉटन को। अब इस बीटी कॉटन को कैसे तैयार किया गया है, तो देखो, ये जो कॉटन होता है, सूत होता है, उसके ऊपर एक जो है आपके कीट लग जाता है जिसकी वजह से खराब हो जाता है। अब इस बीटी कॉटन को तैयार किया गया है जो आपके बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है नामक एक जीवाणु है, उसमें एक जीन पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं क्राइजीन। क्या कहा जाता है उसको? क्राइजीन कहा जाता है। इस क्राइजीन का उपयोग करके हम ऐसे पौधे तैयार करते हैं कि जो कीटों के लिए नुकसानदायक होते हैं। कीटों के लिए नुकसानदायक यानी कि हमारे लिए लाभदायक, फसलों के लिए लाभदायक। कैसे? तो ये जो क्राइजीन है इस जीवाणु से प्राप्त कर लिया जाता है, पहले तो बैसिलस थुरिंजिएसिस से। ये जो क्राइजीन है वो आपके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सा? क्राई प्रोटीन। अब ये जो क्राई प्रोटीन है ना, वो केवल क्षारीय पीएच पर ही सक्रिय होता है। कैसी? क्षारीय पीएच पर सक्रिय होता है। अब इसको देखो, क्या किया कि पेड़ पौधों के अंदर डाल दिया, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे ही तैयार किए जाते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जिनको अपन कहते हैं जीएमओ, ठीक है। अब उसके द्वारा इस जीन को पेड़ के अंदर डाल दिया, कॉटन के पेड़ के अंदर, ठीक है। अब पहले तो ये निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही कीट इसको खाता है, कीट इसको खाया कॉटन को, तो ये जो क्राई प्रोटीन है वो इसके शरीर में प्रवेश करता है और इस कीट के अंदर क्षारीय पीएच इसको मिल जाती है। क्या है? क्षारीय पीएच इसको मिल जाती है, जिससे ये सक्रिय हो जाता है और इस कीट के अंदर जाके इस कीट की जो आंत है उसको फाड़ देता है। अब उसके फटने से कीट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम पहले ही ऐसा पौधा तैयार कर ले जो कि इन कीटों से सुरक्षित खुद को खुद ही कर पाए, तो क्या ये सही बात है? तो ऐसे बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु के जीन में पाया जाता है। इसको सूत के पौधे में डालने से सूत का पौधा पीड़कों का मुकाबला कर सकता है। तो बात समझ में आ गई कि ये कैसे कार्य करता है और कैसे जो है खुद को सुरक्षित रखता है। किसी भी पीड़क नियंत्रण कार्यक्रम की तरह इसकी भी कुछ कमियां हैं। तो देखो, हर एक पीड़क के विषय में किसानों को विशेषज्ञों जैसा ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर नॉलेज नहीं होगी, किसानों के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो वो इन विधियों का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपके विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं की तरह उनको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, पारंपरिक पीड़क नाशकों की तुलना में ये धीमी गति से कार्य करते हैं, थोड़ी स्लो प्रोसेस है इनकी। एक क्षेत्र में पाए गए पौधों के संदर्भ में जिन विधियों का विकास हुआ है उन्हें किसी भी और क्षेत्र में इस कारण लागू नहीं किया जा सकता कि उनके उगाने इत्यादि की स्थिति में अंतर है। और ये जो विधियां होती है वो थोड़ी महंगी भी होती है, हो सकता है बाद में सस्ती हो जाए, लेकिन प्रारंभिक चरण में क्या होती है? महंगी। तो हालांकि आरंभिक दाम कुछ ऊंचे होंगे, परंतु लंबी अवधि में इनका दाम क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है? कुछ कमियां हैं। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है कि किस प्रकार से जो पीड़क है उनको रोकने के प्रबंधन किए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं एकीकृत पीड़क प्रबंधन।
ठीक है, जिसके अंदर हमने प्राकृतिक विधियां देखी है, कुछ ऐसी जो है मानव के द्वारा निर्मित विधियां देखी हैं, जिसमें ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जो कि पीड़कों का मुकाबला कर सके। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।